अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद अली रज़ा चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो कई आप लोग वो लोग स्पेशली जिनका ताल्लुक़ इस फील्ड से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब से, तो वो तो इस टर्म से वाबस्ता होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नए हैं, जिन्हों अभी इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इस चीज़ से वाबस्ता हैं उनके लिए भी कि उनकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ PCR मीन्स दैट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वैसे तो ये एक बहुत ही वसी टेक्निक है, लेकिन अगर मैं इसको आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टेक्निक को मैं बिल्कुल आपके साथ सिंपली वे में, इजी वे में, आसान लफ्ज़ों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इससे समझने में आसानी रहे। तो आप लोगों को ये समझने में आसानी रहे, क्योंकि अक्सर किताबों में बड़े ही टिपिकल वर्ड्स में लिखा हुआ होता है। मैंने जो है 3-4 बुक्स मैंने भी जो स्टडी की हैं, जब मैं खुद स्टडी कर रहा था बायोकेमिस्ट्री को, तो जब मेरा एडमिशन था उस दौरान, तो सत्यनारायण की बुक है, उसके अलावा PK अग्रवाल हैं। तो इस तरीके की मैंने 3-4 बुक्स को स्टडी किया था। उसके फिर मैंने जब इसका कंक्लूजन निकाला, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसे फ़ोटोकॉपी मशीन क्यों ना कहें। मैं अगर इस टेक्निक को अगर ये एक नाम दे दूं छोटा सा, फ़ोटोकॉपी मशीन, तो इसमें क्या बुराई है। इसका भी तो यही काम है PCR का, ये भी तो आइडेंटिकल चीज़ें क्रिएट करता है, जनरेट करता है। और फ़ोटोकॉपी मशीन भी आइडेंटिकली आपको चीज़ क्रिएट करके रीजनरेट करके देती है। जब आप किसी पेपर की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो आपको 100 on 100 सेम चीज़ मिलती है, ठीक है। 100% आपको उस पेपर की आइडेंटिकल कॉपी मिलती है। तो PCR भी यही काम करता है। ये किस तरीके से, सिर्फ मेथडोलॉजी चेंज है, वर्क और प्रोग्राम सिस्टम चेंज है, लेकिन जनरेट जो चीज़ करेगा वो आइडेंटिकल करेगा 100%, ठीक है। तो चलिए इसके पहले एक ओवरव्यू को देख लेते हैं कि ये टेक्निक जो डेवलप हुई थी, ये टेक्निक डेवलप हुई थी 1983 में। 1983 में इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी ने और म्यूलिस ने। अच्छा, फिर ये टेक्निक जब पब्लिश हुई 1985 में इसको पब्लिश किया गया, पब्लिश हुई। अच्छा, फिर ये टेक्निक चली, यूज़ में आई, काफ़ी यूज़फुल रही, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप हुई, उसके बाद पब्लिश हुई, उसके बाद फिर जब ये काफ़ी यूज़फुल हुई, फिर सन 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था इन दोनों को, कैरी को और म्यूलिस को। 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। मैं बता चुका हूँ इस टेक्निक का फंक्शन आपको आसान लफ्ज़ों में, कि ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन का काम करती है और कोई इसका बड़ा झंझट नहीं है, काम इसने फ़ोटोकॉपी। और आज की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो लैब हैं, जो आज की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो लैब हैं, उसमें वाकई इसके टेक्निक को इसी बेस पर यूज़ किया जाता है, आइडेंटिकल चीज़ प्रोड्यूस करने के। अच्छा, किस चीज़ की फ़ोटोकॉपी करती है ये हमारे DNA ऑफ इंटरेस्ट की फ़ोटोकॉपी करती है। DNA ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये DNA ऑफ इंटरेस्ट की फ़ोटोकॉपी करती है, ठीक है। अब DNA ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, कितना होता है, 100 to 35,000 बेस पेयर का। हाँ, बिल्कुल सही, 100 to 35,000 बेस पेयर का DNA जो डबल स्ट्रैंड होता है, उसकी ये फ़ोटोकॉपी करती है। 1, 2, 3, 10, 50, 100 नहीं, बिलियन, ट्रिलियन कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं इस टेक्निक की मदद से। इसी वजह से तो ये टेक्निक आज के दौर के अंदर, 2022 के इस दौर के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब की फ़ोटोकॉपी मशीन का काम कर रही है। अगर ये टेक्निक ना हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब 70% तो वैसे वर्क छोड़ दें, तो वो करेंगे क्या बैठ के, वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम चलता ही, उनको करना क्या, उनको रीजनरेट करने होते हैं DNA ऑफ इंटरेस्ट को, मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने रिप्लिकेशन पढ़ा होगा कि जिस तरीके से एक लाइगेज एंजाइम जो होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर उस जगह पे एक DNA ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपना एक जीन उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। रिप्लिकेशन टेक्निक में क्या होता है, ये हमारे पास एक DNA होता है, यहाँ पे एक लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। फिर यहाँ पे इस एरिया में हमारा इंटरेस्टेड
जो जीन होता है, जिस जीन की हम कॉपीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसे कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जीन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की मल्टीपल ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन कॉपीज प्रोड्यूस कर दी जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो इस कदर फैल चुका है कि उसके लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। चलिए अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि किस तरीके से ये कॉपीज़ करता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए इसके प्रोसीजर को देखते हैं। इसके प्रोसीजर में 3 मेन स्टेप हैं। आपने वो 3 ही स्टेप याद रखने हैं और उसके बाद आपने जितना चाहे इसके ऊपर आप जो है ना लिख कर दे दें टीचर को, जितना आप, बस वो 3 स्टेप आपको समझ आने चाहिए। पहला है डीनेचुरेशन। ठीक है, मतलब तोड़ना। उर्दू में भी लिख दिया, आसान हो गया। दूसरा है रीनेचुरेशन। मतलब जोड़ना। अब आप बोलोगे यार ये क्या तोड़ जोड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं, ये चलती ही ऐसे है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। अच्छा, इधर अक्सर बुक्स में सत्यनारायण या पीके अग्रवाल की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इधर रीनेचुरेशन के बजाय क्या मिलेगा? एनिलिंग। मतलब दोनों का सेम ही है, एनिलिंग का भी रीनेचुरेशन का भी जोड़ना। मतलब कि तोड़ो फिर जोड़ो, उसके बाद क्या है? फिर सिंथेसिस है। हाँ, फिर सिंथेसिस है। अच्छा, फिर इसके अंदर कुछ कोफैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, कुछ कोफैक्टर्स लगते हैं, कुछ प्राइमर्स लगते हैं और कुछ एंजाइम्स का यूज़ होता है। अच्छा, एंजाइम का यूज़ होता है, वो फिर किस तरीके से? चलिए सबसे पहले स्टेप को हम पढ़ते हैं। ये 3 स्टेप का इस्तेमाल होगा पूरी की पूरी टेक्निक में। पूरी टेक्निक इन 3 स्टेप पे चलेगी, तोड़ो जोड़ो फिर सिंथेसाइज करो। ये 3 स्टेप आपने समझ लिया, आपने पीसीआर की पूरी टेक्निक को समझ लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप चलिए हम सीखते हैं आसान लफ्ज़ों में उर्दू के अंदर। तो डीनेचुरेशन, तोड़ना। सपोज कर लें मेरे पास एक ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, इसमें ये इसकी बेस पेयर लगे हुए हैं सारे। ठीक है, थायामीन, गुयानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये सारे बेस पेयर हैं। अब मैंने क्या करना है? टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो टेम्परेचर को आपने बहुत ही अव्वल रखना है, क्योंकि सारी की सारी टेक्निक चलेगी ही टेम्परेचर के ऊपर। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? खुद ही तो नहीं होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे? अब टेम्परेचर को आपने याद रखना है 92 सेंटीग्रेड से 94 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, जब ये टेम्परेचर मिलेगा ये ब्रेक हो जाएगी, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी डीएनए की। जैसे ही 92 से 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा तो ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अच्छा, जब 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगी, ये इनके, अच्छा इनके साथ ये जो लगे हुए हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड मिलकर पूरी एक लेंथ बनती है। कौन कौन से हैं? गुयानिन है, साइटोसिन है, थियामीन है और यूरेसिल। ये रिपीटेड होते रहते हैं, बार 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 रिपीट। अब ये दोनों की दोनों चेन, एक लंबी चेन है, अलग हो गई हैं। ठीक है, कैसे अलग हुई? टेम्परेचर बढ़ाने से। पहला स्टेप आपका हल हो गया है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपकी दोनों चेनें सेपरेट हो गई हैं, यानी कि आपकी डीनेचुरेशन 92 से 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रीनेचुरेशन, यानी कि एनीलिंग। नेक्स्ट स्टेप है रीनेचुरेशन। अब हमारे पास कितनी स्ट्रैंड हो गई है डीएनए की? 2 अलग अलग स्ट्रैंड आ गई हैं। ठीक है,
एक स्ट्रैंड हमारे पास ये आ गई है लंबे डीएनए की, और एक स्ट्रैंड ये आ गई है। कितने बेस पेयर है? 100 to 35,000 बेस पेयर की है हमारे पास। फिर क्या होता है, अब रीनेचुरेशन में हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें होती हैं? प्राइमर्स। प्राइमर्स इनकी लेंथ बढ़ाने में क्या करते हैं? स्टार्टअप देते हैं प्राइमर, ये नेसेसरी है। ये प्राइमर हमारे पास कौन से कितने प्राइमर होते हैं? 2 किस्म के प्राइमर होते हैं, एक रिवर्स और एक होता है फॉरवर्ड। अच्छा, लेंथ किस तरीके से है? 3 हाइड्रोक्साइल टू 5 हाइड्रोक्साइल, और ये रिवर्स 3 हाइड्रोक्साइल टू 5 हाइड्रोक्साइल। ये आपने थोड़ी चीज़ें लॉजिक इसका समझना है। अच्छा, रिवर्स प्राइमर कहाँ लगेगा? रिवर्स प्राइमर लगेगा इसके इधर। चलिए मैं आपको एक नए अलग चीज़ से समझाता हूँ। ये इसके साथ लगा है रिवर्स प्राइमर, और एक लगेगा इधर, ठीक है। ये कौन सा है? फॉरवर्ड प्राइमर। ये चेन को फॉरवर्ड लेके जाएगा आगे की तरफ, ये रिवर्स लेकर आएगा यहाँ की तरफ, ताकि चेन बन जाए। अच्छा, फिर ये चेन कैसे स्टार्ट करेगा? ऐसे तो स्टार्ट नहीं करेगा, इसको अभी बहुत सी चीज़ें चाहिए हैं। और ये इधर अटैच हो गया। अब टेम्परेचर जो हमने 94 सेंटीग्रेड किया था, 94 सेंटीग्रेड जब हमने किया था, इसको तोड़ने के लिए, अब इसको जोड़ने के लिए कूल करना पड़ेगा। तो कूल करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसका टेम्परेचर कि ये स्टार्ट हो? अब इसकी रीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो है 72 सेंटीग्रेड। अब थोड़ा कूल करेंगे, 72 सेंटीग्रेड पर लाएंगे 94 से। साथ में इसके जो है एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, टेक एंजाइम। यह है टेक एंजाइम, ये एंजाइम है TAQ एंजाइम है। इस एंजाइम का पूरा नाम है थर्मल एक्वाटिकस एंजाइम। ये एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं? एंजाइम तो बहुत सारे हैं, ये इस वजह से यूज़ करते हैं, ये हीट स्टेबल है, हीट रेजिस्टेंस एंजाइम है। टेम्परेचर को एक हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इनके बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ना कम होती है और ना ही ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आता है। तो इस वजह से इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है? ये रीनेचुरेशन हो रही है, यानी कि अब ये जोड़ने का काम हो रहा है, मीन्स के साइंथेसिस हो रही है। ये एक नया डीएनए की चेन साइंथेसाइज हो रही है। अक्सर बुक में आपको इस तरीके से एक चार्ट मिलेगा। उसमें क्या होता है कि बताया गया होता है कि इधर 90 लिखा हुआ होता है, ठीक है, फिर इस जगह 50 और फिर उसके बाद इस जगह जो है 70। भाई 90 पे क्या किया है कि डीनेचर किया है, 7 पे क्या किया है? एनीलिंग की है, ठीक है, एनीलिंग कह लो, एक्सटेंशन कह लो, और 50 पे साइंथेसिस। इस तरीके के अक्सर मतलब जो चार्ट है मोस्टली बुक्स में आपको मिलेगा। ये अभी शायद कैमरे में आ नहीं रहा है, एक मिनट इसको मैं ऊपर करके आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इस साइड पर। तो इस तरीके का एक चार्ट होता है, ठीक है, 90, 70 और 50 कि भाई इस जगह पे जो है वो एक्सटेंशन हुई है, या एनीलिंग कह लो या रीनेचुरेशन कह लो, इधर डीनेचुरेशन हुई है और इधर साइंथेसिस होगी, ठीक है। तो मीन्स के टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा इसमें मैग्नीशियम यूज़ होता है, बफर यूज़ होते हैं, दूसरी चीज़ें जो यूज़ होती हैं साइंथेसिस में, मैग्नीशियम आ जाता है, बफर आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये पूरी एक लेयर ऐसे जाती है, एक डीएनए
2 डीएनए, ठीक है। अब ये 2 कॉपी बन गई, ऐसे ही फिर 100 बनेंगी, 1000 बनेंगी, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से कॉपीज़ प्रोड्यूस होती जाएंगी। केमिकल कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको इधर ही अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। ये आपने देख लिया रीनेचुरेशन और सिंथेसिस, ठीक है। जब टेम्परेचर को 72, जब ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर प्लस टेक थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके बाद जब ये अटैच हो जाते हैं फिर टेम्परेचर को और रिड्यूस किया जाता है, 50 सेंटीग्रेड पे लाया जाता है। जब 50 सेंटीग्रेड पे लाया जाता है तो फिर क्या होता है कि एनीलिंग के बाद इसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है, इसकी लेंथ लंबी होना शुरू हो जाती है, फिर एक पूरा का पूरा डीएनए का नया स्ट्रक्चर, नई कॉपी आइडेंटिकल तैयार हो जाती है। और जब एक आइडेंटिकल कॉपी तैयार हो जाती है फिर उससे और कापियाँ, उससे फिर मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके दोनों स्टेप आ गए हैं, रीनेचुरेशन भी, साइंथिसिस भी। चलिए कुछ केमिकल कंपोनेंट्स में बताता चलूँ। अक्सर क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ में इसके, हालांकि वो बहुत ही माइनर होते हैं लेकिन बहुत मेजर काम करते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल कंपोनेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो यूज़ होते हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, एज अ कोफैक्टर का, यानी कि जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज उसकी एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करते हैं। कोफैक्टर आपको पता ही है कि कोफैक्टर किसकी हेल्प करता है, वो इसकी हेल्प नहीं, जो थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम है उसको सपोर्ट देता है, उसकी एक्टिवेशन को सपोर्ट देता है, एक्टिवेशन को बहाल रखता है। तो पहला क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा बफर, बफर आपको पता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि मेंटेनेंस रखने के लिए कि किसी भी किस्म की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन ना हो पाए या फिर एक्टिविटी के अंदर कमी ना आए, ठीक है। DNTPS, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, DNTPS, डीऑक्सीन्यूक्लियोट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है, 2200 माइक्रोमीटर, जो हम डीएनए की चेन लेते हैं ना छोटी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइमर, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। फिर एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, टारगेटेड डीएनए, वो तो नेसेसरी है, 1 माइक्रोग्राम। अच्छा, अक्सर क्या होता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के टेक्नीशियंस की या डॉक्टर्स की। अच्छा, क्या होता है कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद कि भाई डीएनए इंटरेस्ट भी दे दिया, प्राइमर भी दे दिए, हर चीज़ दे दिए, ये सब चीज़ दे दी, भाई रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई क्या रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई क्यों? अच्छा भाई, वो ना आने की कोई तो वजह होगी। भाई फिर क्या होता है कि जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आपने दिया, आप उसे चेक करें क्या वो सही है, कि आपकी अगर प्रोडक्ट नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख ली हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, केमिकल कंपोनेंट 5 to 2.5 mm, बफर pH 8.3 to 8.8, DNTPS 220 to 200 माइक्रोमीटर, उसके अलावा प्राइमर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टारगेटेड डीएनए इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि सब चीज़ें करने के बाद रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आ रही है। भाई क्यों, क्या रीज़न है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रही है? उसके कुछ वजूहात हैं। तो अगर जो टेक्नीशियंस हैं वो तो समझते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, अपने सारी की सारी एसेसरीज़ को चेक करते हैं जो उन्होंने प्रोवाइड की हैं,
तो फिर उसके अंदर उनको पता चलता है कि यार किसी चीज़ में कोताही रह गई है, कहीं गलती हो गई है, तो वो क्या करते हैं उसको फिर रिपीट करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी वर्बली बता देता हूँ कि अगर प्रोडक्ट नहीं आती मीन्स दैट क्या होता है कि डीएनए जो आपने प्रोवाइड किया है, जो डीएनए आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करें। क्या आया कि वो इस क्वालिटी का है कि उससे फर्दर कॉपीज बनाई जाए। सपोज कर लें मैं एक काला सा पन्ना ला के दे दूँ, मैं एक ऐसा पन्ना ला दूँ जिसके अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, ठीक है, और मैं उस फोटोकॉपी वाले को बोलता हूँ यार इसकी 5-7 फोटोकॉपी कर दे, वो फोटोकॉपी कर देता है। मैं बोलता हूँ यार इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या बोलेगा, तेरे पर्चे में कौन सा दिखाई दे रहा है, वो भी जैसा तूने पर्चा दिया वैसी मैंने कॉपी कर दी। एक लॉजिक है ना। तो आप कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं कि वो चीज़ है भी सही दुरुस्त, क्या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जिस चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है सही कि मैं अगर फर्दर कॉपीज़ बनाता हूँ तो वो क्वालिटी वाइज अच्छी होंगी। तो पहला तो क्या है कि आया कि आपके डीएनए की क्वालिटी आप चेक करें, अगर आपकी प्रॉपर वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर के अंदर अक्सर जो है अप डाउन करना पड़ता है। जब आप जोड़ रहे हो, रीनेचुरेशन कर रहे हो, एनीलिंग कर रहे हो, प्राइमर की ज्वाइनिंग कर रहे हो, टेक यानी कि थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम जब आप लगा रहे हैं, ज्वाइन दे रहे हैं, तो जहां आपने 72 सेंटीग्रेड किया उस टेम्परेचर को थोड़ा और कम करके देख लें। लाजमी ये वाजिब तो नहीं है कि एनीलिंग 72 पर ही होगी। अक्सर बुक्स में जो है इस तरीके से लिखा है कि एनीलिंग जो है वो 70 पर भी कर रहे हैं, एनीलिंग 69 सेंटीग्रेड पर भी कर रहे हैं, 67 सेंटीग्रेड पर भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को अप डाउन करके देख लें, ठीक है। तो सेकंड क्या है, अगर आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आ रही है तो रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग का टेम्परेचर रिड्यूस करें, ठीक है। थर्ड क्या है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया कि एंजाइम की एक्टिविटी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है, ये कोफैक्टर्स का काम करते हैं। तो मैग्नीशियम, जहां आपने मैग्नीशियम प्रोवाइड किया है, उस मैग्नीशियम को जो आपने प्रोवाइड किया है 2.5 वगैरह, तो उसकी आप एक थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें। थर्ड ये लॉजिक है अगर आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आ रही है। उसके बाद है कि ए डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अगर ये सब काम भी आपके ओके हैं, आप डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ऐड कर दें, ठीक है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ऐड कर दें, लेकिन 10%। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं हो आप प्योर ही डाल दें और पूरा का पूरा सिस्टम ही आउट हो जाए। अच्छा, उसके अलावा कुछ अब कभी कभी ये कंडीशन भी होती है कि टेक एक्वेटिकस तो एक बड़ा ही बेहतरीन एंजाइम है, हीट रेजिस्टेंस भी है, थर्मोस्टेबल भी है। तो ये सब करने के बाद भी अगर कहीं प्रोडक्ट के अंदर इशू आता है तो फिर ये लास्ट ऑप्शन होता है, ये होता है लास्ट ऑप्शन कि यार आप एंजाइम ही चेंज कर लें, ठीक है, कोई डिफरेंट थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज़ कर लें। ये 5 चीज़ें नेसेसरी हैं जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज की मैं समझता हूँ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की जो वीडियो है आप लोगों को समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अली रज़ा के साथ बायोकेमिस्ट्री, जर्नल मैथ और जनरल साइंस MCQs सीखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें, बने रहें, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।